बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक बेवा औरत थी जिसके साथ खूबसूरत बेटियां थी। इसका बेटा कोई नहीं था और जिस साथ ही तो बेटियां बहुत खूबसूरत थी। इस बूढ़ी औरत की सातों बेटियां ही बहुत नेक थी। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छी तालीम दिलवाई और इनकी ज़िंदगी में क़यामत तब आई जब इस बूढ़ी माँ की 4 बेटियां हामला हो गईं। और हैरत की बात तो ये थी कि इन चारों बेटियों को पता ही नहीं था कि इनके साथ ये गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से ज़मीन खुसक जाएगी। कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो काफ़ी परेशान थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देख कर कहने लगा कि ए अम्मा, आपको क्या है? आप क्यों इतनी परेशान हैं? आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, क्या परेशानी है आपकी? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वज़ीर गुस्से से बोला कि ए अम्मा, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? आप परेशानी बताएं ताकि हम इसका हल कर सकें। बूढ़ी औरत बादशाह से रो कर कहने लगी, क्या बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है वो मैं सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी क्योंकि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूँ तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूँ। बादशाह काफ़ी परेशान हुआ और सोचने लगा और कुछ देर खामोश होने के बाद इसने अम्मा जी को इजाज़त दे दी कि यहाँ इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आते हैं और उन्होंने सब के सामने बताया है। औरत का ऐसा क्या मसला है और अब सब के सामने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दुखी बूढ़ी औरत रो कर बोली कि नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं आपको पहले ही को वो बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा हुआ और कहा कि इस औरत को मेरे कमरे में ले आओ ताकि ये मुझे अपनी बात बता सके। अब 2 सिपाही इस बूढ़ी औरत को बादशाह कमरे में ले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब अंदर आती है तो बादशाह इससे कहता है कि ए अम्मा, आप बताएं कि आपकी क्या परेशानी है। वो बूढ़ी औरत उस बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लग जाती है। बादशाह कहता है कि अम्मा, आप मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे अकेले बुलाया? बादशाह कहने लगे, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं इसका दुख जानकर आपके दुखों पर मुहर्रम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप मुझे अपना दुख बताएं। वो बूढ़ी औरत रो कर कहने लगी, क्या बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर को वफ़ात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, इनके कपड़े धोती हूँ और इनके घरों में काम करती हूँ और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, इसी से मैं अपना घर चलाती हूँ और इसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने सभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया, तो मैं ऐसी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही थी। 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं, वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी कि एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास ले कर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी मामला है। ये बात सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो ये हमला कैसे हो गई? मैं अपनी बेटी को घर ले कर आई तो इसे मारने पीटने लगी। तो बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को काफ़ी मारा तो मेरी बेटी फिर रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बदकारी नहीं की, मैं कभी घर से अकेली बाहर नहीं गई, मैंने कभी किसी के साथ आँख नहीं मिलाई। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में
कैसे आया। वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है कि ऐ बादशाह सलामत, मैंने इस बेटी को पैदा किया था। मुझे पता चल चुका था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और इसके कुछ दिनों बाद तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वो बूढ़ी औरत बादशाह को वाक़या सुनाते हुए रोने लगी कि ऐ बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने तो माँ बाद अपने बेटे को जन्म दिया और इस हमने हमारे मजबूरी के इस बच्चे की परवरिश करनी शुरू कर दी। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हामिला हुई। जब मैंने इसको डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी ये भी हामिला है। तो डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन कर रहा है। हमारे घर पे कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती। मैंने अपना वाक़या अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी अपने बच्चे को पैदा किया। इसके बाद मेरी तीसरी बेटी हामिला हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वो हामिला हो गई। तो मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे घर पे क्या हो रहा है। इस दुखी माँ का ये वाक़या सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि ये कैसा वाक़या सुना रही है। बूढ़ी औरत अपनी कहानी सुनाकर बादशाह के पाँव पकड़ लेती है कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी बेटियों के साथ ये गलत हरकत कौन कर रहा है। ऐ बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरम को आप पकड़ें। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे ज़रा पता नहीं चला कि वो इंसान कब आता है हमारे घर। इसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा कि ऐ अम्मा, अब तुम आ रही हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ गलत हरकत हुई है। अगर तुम उस वक़्त ये बात बता देती तो तुम्हारी बाकी तीनों बेटियों के साथ ये सब ना होता। मगर जब तुम जैसे गरीब लोग होते हैं वो लोगों की बदनामियों से डर कर ये जहर पी लेते हैं और फिर वही जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। तुम्हें अब बात तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर तुम लोग आकर बताते हो ये मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी इन लोगों से भी जो पूछो अब आई हो। वो बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं अब आ चुकी हूँ। जो कुछ हो गया सो हो गया, लेकिन अब मेरी बेटियों के मुजरम का पता लगना चाहिए कि वो कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल मेहरबान थे। कहने लगे कि अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब ये परेशानी तुम्हारी नहीं, अब ये परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो। कोई दरिंदा गरीब औरत पे जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सो लूँ। मेरे बादशाह होने पर लानत है, इसलिए आप अपने घर जाएं। अब ये परेशानी मैं वो बूढ़ी औरत वहाँ से खामोशी से अपनी चादर लपेटते हुए वहाँ से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहाँ से निकलकर वापस आकर बैठ गया और बाकी तमाम लोगों के मसाइल सुनने लगे, लेकिन बादशाह का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह लोगों की मिसाल सुनकर जब फ्री होता है तो वो अपने कमरे में वज़ीर को बुलाता है और वज़ीर जब बादशाह के चेहरे पर आई परेशानी देखता है तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी बात बता कर गई है वो बूढ़ी औरत जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं। बादशाह कहने लगा कि मेरी सल्तनत में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इनका गुनाह जब हमारे सामने खुल गया तो हम इनको सख्त सज़ा देंगे। वज़ीर भी परेशान होकर बोला कि बादशाह सलामत, बता दीजिए क्या मामला है, क्या मसला हुआ है। फिर बादशाह सलामत इस वज़ीर को सारा वाक़या बता देता है और कहता है कि ये कोई दरिंदा है जो इस औरत के घर पर दहमक की तरह लग गया है और इस दरिंदे शख्स का इतना मन बढ़ चुका है कि इस बेवा औरत की 4 बेटियों को इस दरिंदे ने हमला कर दिया है। वो और इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो चुके हैं और छोटी बेटी इसकी हामिला है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा कि इस बूढ़ी औरत के घर कौन आता है, किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वज़ीर सोचने लग गया कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह कहते हैं कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वज़ीर कहता है कि ए बादशाह सलामत,
दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। तो वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरतीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वो वजीर एक बकरी को लेकर बूढ़ी औरत के घर पे चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है कि ए वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? वजीर बोला कि जो परेशानी आप बादशाह सलामत को बता कर आई हैं, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान हैं। बूढ़ी औरत बोली कि आपके हाथ में ये बकरी है, आप इसका क्या करोगे? वजीर बोला कि आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या करना है। अंदर आकर वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा कि आज हम इस बकरी का चारा बनाकर इस दरिंदे को खिलाएंगे, बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना और चुप करके देखती रहना कि वो दरिंदे कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप तमाम लोग आराम से सो जाइएगा। अगर हमारा ये काम कामयाब हो गया तो पता चल जाएगा कि वो दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर इस बकरी को लेकर घर की छत पे चला जाता है और घर की छत पे इस बकरी को बांध देता है और फिर छत के इस घर से बाहर चला आता है और वजीर जाते हुए इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाइएगा। ये बात मत सोचिएगा कि आप लोगों को किस तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। और वजीर 2 सिपाहियों को बोल देता है कि इस बूढ़ी औरत के घर के इस पास पहरा लगाओ। वजीर बूढ़ी औरत और इस लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। इसके बाद वजीर बादशाह के पास नहर में चला जाता है। बादशाह इसी बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ए वजीर, तुमने इस बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया है जैसे हम चाहते थे। तो वजीर बोला कि जी बादशाह सलामत, मैंने इस बकरी को वहीं पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक मैं सारा काम कर आया हूँ। वजीर कहने लगा कि ए बादशाह सलामत, अब आप भी सो जाइए। बादशाह कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूँ, जो वो मजलूम औरतें हैं इन पर जुल्म हो रहा है, मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक मैं इस जालिम शख्स को पकड़ कर इसको सजा ना दे दूँ। बहरहाल जब आधी रात का वक्त आया तो इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास साया सा लहराता है। वो शख्स घर की छत पर आकर और छत में से वो सेन में आ जाता है। बकरी ने छत पर जब किसी शख्स को देखा तो बकरी एक दम से चिल्लाने लगी। इस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आधी रात इधर थी, आधी रात उधर थी और वो आदमी रात को बकरी की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही छुपकर पहरा दे रहे थे, इन लोगों को जो बकरी की आवाज़ सुनाई दी तो इन लोगों को पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था बकरी को छत पर बांधने का कि इस घर में जो कोई शख्स भी आएगा बकरी इसको देखेगी और बोलने लगेगी। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाही चिकने हो जाएंगे। अब जब वो शख्स कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से और बाकी इन बढ़िया औरत और इसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है और वो शिकनी हो जाती हैं। बकरी की आवाज़ सुनकर सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब आने वाले शख्स ने घर में सब को जागते हुए देखा तो वो पीछे की तरफ भागने लग जाता है और पीछे से वो 2 सिपाही आकर इस आदमी को पकड़ देते हैं। इस आदमी ने अपना चेहरा पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि इस आदमी को कोई पहचान ना सके। जब इस सिपाहियों ने इस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो बूढ़ी औरत और इसकी बेटियां हैरानगी के साथ देखने लगी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा करेगा। इसके बाद वो सिपाही इस बूढ़ी औरत को कहते हैं कि आप बेफिक्र होकर सो जाएं, आपका मुजरम पकड़ा गया है। अब हम इस मुजरम को बादशाह के महल में लेकर जाएंगे और कल सुबह इसका इंजाम होगा। आप पहुंच जाइएगा अपनी तमाम बेटियों को लेकर। आखिरकार सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वो आदमी घुटने टेक कर बादशाह के सामने बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। इस वक्त इस आदमी का चेहरा ढंपा हुआ था। बादशाह सलामत के पास वो बूढ़ी औरत और इसकी बाकी 7 बेटियां भी आ जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी तमाम लोगों को बाहर भेज देते हैं। अब सिर्फ वो मुजरम बादशाह सलामत और वजीर, वो बूढ़ी औरत और इसके 7 बेटियां वहां पर मौजूद
نہ تھی۔ بادشاہ سلامت ایسے شخص سے کہنے لگا کہ کیوں بھائی، اب اتنا تو بتا دے کہ تجھے میرا خوف نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ تمہارا جرم پکڑا جائے گا تمہاری سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت ان سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اس آدمی کے چہرے سے نقاب ہٹایا جائے تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ میری سلطنت میں اتنی ہمت کس کی ہو گئی ہے جو اس مجبور بوڑھی عورت کی 4 بیٹیوں کو حاملہ کر دے۔ جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ بوڑھی عورت قریب آ کر اس کے منہ پر تھوکتی ہے اور کہتی ہے کہ اے درندے انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹیاں تیری بیٹیوں کی جیسی ہیں اور تیری سکی بھتیجیاں ہیں، ان کے ساتھ تم نے ایسی گندی حرکتیں کی ہیں کہ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کے سر و سامان ہوتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی اپنی سکی بھتیجیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ بھتیجی کیا، بیٹی کیا، تو نے کیا جرم کر دیا ہے؟ بوڑھی عورت اپنے دیور کے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے اگر کوئی غیر ہوتا تو ہم سمجھتے تم سکے چچا ہو، باپ کی طرح ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ارے چچا، کیا بات، کیا ان کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور چچا کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی ان بھتیجیوں کا خیال کرتا، اس کے رشتوں کی فکر کرتا، اور تم چچا ہی ڈاکو بنے رہے۔ اس کے بعد بھی وہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں ان لڑکیوں کا چچا ہوں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ ہمارے گھر کے معاملے سے دور رہیں۔ بادشاہ سلامت اپنی تلوار نکال کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس شخص کے چہرے پر خوف آتا ہے اور وہ خوف سے ڈر جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اے بادشاہ، ہم 2 بھائی تھے، میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، میرے بھائی کی تو شادی ہو گئی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا بڑا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری بہت فکر کرتا تھا، چونکہ میں اس کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، اس کی بیٹیاں ہوئی، ان کے سر پر تمام ذمہ داری آ پڑی تو میرے بھائی کا دھیان مجھ میں سے کم ہو گیا اور اپنے گھر والوں پر زیادہ ہو گیا، اور تب میرے بھائی کا دھیان مجھ سے ہٹنے لگا، اب وہ میرا سارا دھیان اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں پر دیتا تھا، میرے دل میں میرے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی، اور میرا بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟ اور بھائی سے نفرت کرنے کے نتیجے میں اپنے بھابھی اور اپنی بھتیجیوں سے بھی نفرت کرنے لگا۔ اس کے بعد میرا بھائی وفات پا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی بیٹی بڑی جوان ہوئی تو وہ بہت ہی خوبصورت تھی، میرا دل اس پر آنے لگا، میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں، لیکن بھابھی نے میری بات نہ سنی، میری بھتیجیاں جوان تھی، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، خوبصورت بھی تھی، جب میں اپنی بھتیجیوں کو دیکھتا تو میرے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی تھی، میرا دل مجھے مجبور کرتا کہ میری خوبصورت بھتیجیاں ہیں، یہ باہر جائیں گی، ان کی شادیاں ہوں گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ یہ غلط حرکت کر لوں۔ اس کے بعد میرے دل میں شیطان پیدا ہو گیا، میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جڑی بوٹی دو جس سے سونے کے بعد تمام لوگ سو جائیں اور سو جانے کے بعد کوئی بھی حرکت نہ کر سکے، بس اسی طرح ہی تب سے میں وہ جڑی بوٹیاں لے کر گھر کی چھت کی طرف سے صحن میں آ جاتا اور بھابھی اور اس کی بیٹیوں کو وہ جڑی بوٹیاں سونگا دیتا، اور ان کو سونگنے سے وہ 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور جس کے ساتھ میں نے بدکاری کرنی ہوتی تھی اس کے ساتھ کر لیتا تھا، اور پھر اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا جیسے اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس کو ویسے کپڑے پہنا دیتا اور پھر ہی میں گھر واپس آ جاتا، اور جب میری بھتیجیاں صبح اٹھتی تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی کام میں کئی سالوں سے کر رہا تھا، لیکن اگر میں اس وقت چھت پہ بکری کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ یہ بکری مجھے چارہ بنانے کے لیے باندھی گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا۔ میں نے سوچا کہ میری بھابھی نے دودھ لینے کے لیے بکری خریدی ہے اور چھت پر باندھ رکھی ہے، میں نے اس وقت بکری کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، میرا دھیان تو بدکاری کی طرف تھا، کیونکہ جب وہ شخص اپنا سارا گناہ مان لیتا ہے، اپنا جرم تسلیم کر لیتا ہے تو بادشاہ سلامت وزیر کو اشارہ کرتا ہے، وزیر اپنی تلوار نکال کر اس شخص کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کا جسم تھوڑی دیر کے لیے تڑپتا ہے اور پھر سزا کے طور پر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح اس درندے شخص کو، اس ظالم چچا کو سزا مل جاتی ہے۔ پھر بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اماں، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آپ کی باقی 3
بیٹیوں کو یہ دیکھنا بھی جھلکتا پڑتا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کی ان چاروں بیٹیوں کو وہ خوشیاں میں دلواؤں گا جن کی یہ حقدار ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں میں سے 4 سپاہی جو بہت ہی سمجھدار سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان 4 سپاہیوں سے ان 4 لڑکیوں کی شادی کروا دیتا ہے اور بہت سارا مال و دولت پیسہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت رو کر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائیں، جب آپ کی بات کی تھی تو بیٹیاں جوان ہو جائیں گی تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا لڑکا دے کر ان کا رشتہ کروا دوں گا۔ یہ تھی کہ ایک انصاف پسند بادشاہ کی کہانی اور ایسے درندے چچا کی کہانی جو چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اگر کسی پر کسی طرح کا بھی کوئی جرم ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے، تو اس کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر وہ شخص کمزور رہے گا اور باقی دنیا والوں سے ڈر سے خاموش رہے گا تو دنیا اس کو نوچ کر کھا جائے گی۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پر سبق آموز کہانیاں اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر دیں۔ شکریہ۔